हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीजीसीएल में जो करंट रिक्रूटमेंट आई है उसके रिगार्डिंग डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए। आज जो डिस्कस करेंगे बहुत सारा पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसमें है कि आप किस तरह से रीजन को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। दूसरा पॉइंट है कि इंटर रीजन ट्रांसफ़र होता है क्या पावर ग्रिड में। अगर आपका सिलेक्शन किसी रीजन में हो जाएगा तो उसका क्या कंडीशन है, कितने साल बाद आपका दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र होगा, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोग के लिए। आप लोग के मन में हमेशा ये चलता होगा, क्योंकि पावर ग्रिड रीजन वाइज वैकेंसी निकालती है सुपरवाइज़र ग्रेड के लिए। तो अगर एक बार सिलेक्शन होगा तो आपको उसी रीजन में काम करना पड़ेगा। आपका कब ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलती है पावर ग्रिड में, सैलरी क्या है, पर्क क्या है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या प्रोसेस रहेगा मेडिकल का, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कितना टाइम लगता है ज्वाइनिंग में, और इसके बाद आपका कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है, किसी भी रीजन में कहाँ कहाँ पे एज ए जेई आपका पोस्टिंग हो सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा लीव के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना लीव आपको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के समय और ट्रेनिंग के बाद कितना आपको लीव मिलेगा ताकि आप छुट्टी लेके जब मन करे घर जा सकते हो। तो ये सब पॉइंट है आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, मैं आप लोग से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी पावर ग्रिड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके जो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोड्यूस करता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि आप कैसे सिलेक्शन करें कि कौन सा रीजन आपको चूज करना है। देखो, रीजन चूज करने का दो तरीका है। पहला, आप अपने आप को जज करें, आप अपने आप को जज करो कि आप कितना कैपेबल हो कि आप कम सीट में आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सपोज करो कि किसी भी रीजन में 10 सीट निकला है इलेक्ट्रिकल का, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, क्या आप उसके लिए क्वालिफाइड हो? क्या आपका तैयारी, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इतना पीक पे है कि आप उस 10 कैंडिडेट में सेलेक्ट हो सकते हो? दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये देखो कि आपको किसी तरह जॉब लेना है और आप सेफ खेलना चाहते हो, नहीं मुझे सेफ जाना है, कौन सा रीजन में जाऊं कि जहां पे मेरा सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। तीसरा अगर आप ये सोचते हो कि क्योंकि रीजन वाइज वैकेंसी है, तो सपोज करो कि कोई अगर दिल्ली रीजन का हो तो दिल्ली का है तो दिल्ली के आसपास का रीजन जो भी होगा सेलेक्ट करेगा। कोई अगर साउथ से है तो साउथ का रीजन सेलेक्ट करेगा, मतलब अपने जो उसका होम स्टेट है उस स्टेट में जो भी रीजन आता है उसको सेलेक्ट करेगा, ताकि उसके लिए कंफर्ट रहेगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग भी उसका उसी रीजन में होगा, तो उसको घर आने जाने में कभी छुट्टी लेके तो आसानी से घर आ जा सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, ऐसा रहा है पावर ग्रिड में कि पहले क्या होता था कि रीजन वाइज वैकेंसी निकलता था और अलग अलग वैकेंसी निकलता था। कभी NR1 रीजन का अलग निकला, वेस्टर्न रीजन का अलग, वेस्टर्न रीजन 2 का अलग, इस तरह से नॉर्दर्न रीजन का अलग, फिर NER रीजन का अलग। तो उसमें क्या होता था कि जितने भी कैंडिडेट थे सारे रीजन में अप्लाई करते थे जब तक कि जॉब ना मिल जाए। अब इस बार ऐसा नहीं है, इस बार है कि आपको सिर्फ एक ही रीजन सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम डेट भी सेम ही डेट में होगा, एक ही दिन होगा सारे रीजन का। तो इससे क्या होगा कि जो टैलेंट है, जो तैयारी जिसका पीक है, वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रीजन वाइज, अलग अलग रीजन में
अलग अलग आप जिस रीजन को सिलेक्ट करेंगे उस रीजन के लिए आप एलिजिबल होंगे। उस रीजन में जितनी वैकेंट पोस्ट है, जितना पोस्ट निकला है एडवर्टाइजमेंट में, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मतलब अगर आपका तैयारी पीक लेवल पे ना भी हो तो सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। तो जो भी रीजन आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो केयरफुली सेलेक्ट करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, देखो रीजन सेलेक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ जो आप लोग के मन में डाउट रहता है। अगर आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा सुनेंगे शुरू से लेकर अंत तक तो आप पावर ग्रिड से रिलेटेड एक भी क्वेरी नहीं रहेगा। अगर आप स्किप करके जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। रीजन सेलेक्ट करने से पहले जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इंटर रीजन ट्रांसफ़र होता है क्या पावर ग्रिड में, ऐसा होता है। देखो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो गेट के थ्रू आता है कैंडिडेट, उसका तो होता है, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ही कभी NR1 रीजन में होता है ट्रेनिंग, तो कभी वेस्टर्न रीजन में, उसको कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में ही 4-5 अलग अलग रीजन में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद भी होता है। लेकिन सुपरवाइजरी जो कि जेई के लिए जो डिप्लोमा ट्रेनिंग होता है, जब 1 साल कंप्लीट होगा तो आप जेई बनेंगे, तो उसका जो है पावर ग्रिड में एक पॉलिसी है इंटर रीजन ट्रांसफ़र का। वो पॉलिसी ये है कि सपोज करो आपका सिलेक्शन किसी रीजन में हुआ, सपोज करो मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ कि नॉर्दर्न रीजन 1 में हुआ और आपका पोस्टिंग नॉर्दर्न रीजन 1 में राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान में आप ज्वाइन करेंगे तो कम से कम यहाँ पे आपको 10 साल, मिनिमम 10 साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा इस रीजन में। इस रीजन में जब 10 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आप दूसरे रीजन में, सपोज करो आप कहीं पटना रीजन के हैं, ठीक है, पटना आपका घर है, तो उस रीजन में ईस्टर्न रीजन 1 में अप्लाई करने के लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। 10 साल कंप्लीट होने के बाद आप रीजन ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और पावर ग्रिड एज पर पॉलिसी आपको ट्रांसफ़र कर देगा इंटर रीजन। और ये 10 साल के लिए कब है? 10 साल के लिए तब है जब आप अनमैरिड हो। ठीक है, अनमैरिड हो। एक और केस है, ये तो 10 साल मिनिमम है। उसके बाद जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपुल है, ठीक है, डिसेबल पीपुल है या जो भी डिसेबल कैंडिडेट है, उसका जो है 10 साल की जगह 5 साल है, 5 ईयर्स। तो 5 ईयर में उनका इंटर रीजन ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट वो डाल सकता है किसी भी रीजन में जाने के लिए। तीसरा है, सपोज करो आपका मैरिड हो गया, आप शादीशुदा हो और आपकी वाइफ वर्किंग में है। वर्किंग मतलब वो कहीं पे काम कर रही है, आइदर कोई गवर्नमेंट में काम कर रही है या प्राइवेट सेक्टर में, मतलब उसके पास जॉब होना चाहिए। अगर उसके पास जॉब है तो उस बेसिस पे, स्पाउस बैकग्राउंड के बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और उसमें जो पॉलिसी में है वो 5 ईयर है, मतलब 5 साल में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो स्पाउस बैकग्राउंड पे, तो उस रीजन में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 3 चीज़ बस एक क्लियर है कि इंटर रीजन ट्रांसफ़र का यही 3 पॉलिसी है। ठीक है, यही 3 पॉइंट है जो कि आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अनमैरिड हो 10 साल, मैरिड हो और आपकी वाइफ कहीं वर्किंग में है तब 5 साल, अगर नहीं वर्किंग में है, हाउस वाइफ है तो फिर 10 साल। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखो, अब फिर से चलते हैं रीजन कैसे आप सेलेक्ट करोगे। तो रीजन सेलेक्ट आप ऐसे करो कि आप देखो, आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्टर्न रीजन 2 से आया। ठीक है, वेस्टर्न रीजन 1, नॉर्दर्न रीजन 1, नॉर्दर्न रीजन 2, इस तरह से है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेफ खेलना चाहते हो, मतलब आपका उतना तैयारी नहीं है, मतलब उतना तैयारी का मतलब आप ये मत रखो कि आप बिल्कुल तैयारी, आपका एवरेज से ऊपर होना चाहिए। अगर एवरेज से ऊपर होगा तब जाके इस रीजन में सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो वेस्टर्न रीजन 2 में मैक्सिमम वैकेंसी है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो सेफ खेलना चाहते हो वेस्टर्न रीजन 2, वेस्टर्न रीजन 1, इसलिए क्योंकि वेस्टर्न रीजन 2 में आपको वहाँ पे टफ लोकेशंस है,
और टफ लोकेशन पे कैंडिडेट को जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका सपोज करो किसी को नौकरी नहीं है तो वो तो सोचेगा कि मुझे सियाचिन ग्लेशियर पे भी दे देगा तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब नौकरी नहीं होता है तो उस टाइम लगता है कि यार कहीं पे भी नौकरी मिल जाए, बस कहीं पे भी ज्वाइनिंग दे जाए, वहाँ जाके सर्वाइव कर लूँगा। लेकिन एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। तो फिर आप सोचेंगे कि कहीं दूसरी जगह तैयारी करके निकलो। तो क्या होता है टफ लोकेशन में, सपोज करो आपने वेस्टर्न रीजन 2 से डाला तो उसमें जो कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट ज्वाइन भी करते हैं तो वहाँ उस लोकेशन पे जाके वहाँ पे फिर तैयारी वारी करके फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर कुछ सीट वैकेंट रह जाता है तो उसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का चांस भी ज़्यादा रहता है टफ लोकेशंस में। और जो सिंपल लोकेशंस है जैसे NR1, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, NR2, तो ये सब रीजन या NR3 रीजन, तो ये सब रीजन क्या है, ये सब रीजन में आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सब रीजन सुकून का रीजन है, मतलब सारा एरिया सब जो है अच्छा जगह है। जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ दिल्ली का पार्ट है, नोएडा का है, यूपी है, तो ये सब रीजन। अब वही नॉर्थ ईस्ट साइड में जाइए तो नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी एरिया हो गया तो वहाँ पे भी थोड़ा लाइफ टफ रहता है। तो उस अनुसार से आप देखो कि आपको कौन सा रीजन आपके लिए सूटेबल है और अपने बुद्धि विवेक का यूज करके तब आप इस रीजन को सिलेक्ट करें। किसी के भावनाओं में आकर आप रीजन को मत सेलेक्ट करो, अपने आप अपना कैपेबिलिटी चेक करो कि आप कितना कैपेबल हो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। आप लोग को डाउट लगेगा कुछ भी कि कौन सा रीजन सेलेक्ट करूं अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। दूसरा मैं बात करता हूं, सपोज करो आपने तैयारी अच्छी की, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होने के बाद आपको क्या आएगा, रिजल्ट आएगा पावर ग्रिड के साइट पे, वहाँ लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट रहेगा, जिसको जैसे सपोज करो 50 सीट वैकेंसी निकला है तो 50 का लिस्ट रहेगा, तो उस कैंडिडेट को बुलाएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पावर ग्रिड में क्या होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम के 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट जब आता है तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब जैसे रिजल्ट आया तो आपको रेडी टू गो, मतलब आपको जल्दी जाना है, बहुत कम, 1 सप्ताह से कम का टाइम मिलता है। इसलिए जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके रखो। एक एक चीज़, आप एक बार मेडिकल चेकअप करवा लो पहले से ही, मेडिकल चेकअप जो बेसिक चेकअप होता है करवा लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आपको पहले से पता रहेगा ना कि क्या मेरे में प्रॉब्लम है। क्योंकि पावर ग्रिड फिर जब आपका सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो फिर वहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सपोज करो कि बुलाया किसी 25 तारीख को, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए 25 को DB होगा, 26 को मेडिकल होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में सारा डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, ठीक है, डिप्लोमा किए हैं कहाँ से किए हैं, ठीक है, फिर मैट्रिक इंटर का, अगर आप कोई एज क्राइटेरिया का कुछ वो ले रहे हो, OBC SC ST, तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म होता है, बाद में आपको देगा, चाहे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब पावर ग्रिड की तरफ से मेल भी आएगा, उसके साथ ज्वाइनिंग, उसके कॉल लेटर के साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, ये सब आपके मेल पे आएगा। अच्छा है, जो पावर ग्रिड का साइट रहता है, जब आप उसमें लॉगिन ID करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो उसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा, तो वहाँ फिर उसका प्रिंट लेके आप उसको फिल कर लो प्रॉपरली अच्छे से। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, या जो भी जैसे कि कोई भी गैजेट ऑफिसर है उससे आप बनवा सकते हो। वो सब लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना रहेगा, नहीं तो बाद में वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर दोबारा आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम बाद में सबमिट करेंगे। तो अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से प्रिपेयर होकर रखो सारा चीज़ और उस टाइम प्रेजेंट कर दो जो भी चीज़ मांग रहा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा चीज़ सही रहेगा, तो उसके बाद जो आपको मेडिकल के लिए भेजेगा। तो पावर ग्रिड में क्या होता है कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे मेडिकल होता है आपको, तो मेडिकल जो है बहुत अच्छा होता है पावर ग्रिड में, पूरा बॉडी का चेकअप होता है,
IUI का सबका चेकअप उकअप होके फिर उसके बाद आपको बोलेगा रुकने के लिए, वहीं पे बोलेगा मेडिकल का रिज़ल्ट भी नेक्स्ट डे दे देता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद बोलेगा आपका OJT स्टार्ट हो जाएगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो कम से कम 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। आपको कहीं कोई 5 स्टार होटल में रोकाएगा, या 5 या 4 जो भी है पावर ग्रिड के का HR के अनुसार है, तो आपको वहाँ पे 15 दिन का OJT करवाएगा। उसमें पावर ग्रिड से जो भी वर्किंग एम्प्लॉय हैं वो आते हैं हर फील्ड से। कोई इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन मेंटेनेंस के बारे में बताएगा, ऑटोमेशन क्या उसके बारे में बताएगा, PLC SCADA क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो सब अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग पावर ग्रिड के एम्प्लॉई आते हैं, वो आपको वीडियो लेक्चर, प्रोजेक्टर पे वीडियो लेक्चर के थ्रू बताएगा। तो 15 दिन का इंटरेक्शन होता है। उसमें HR के पॉलिसी के बारे में बताएगा, क्या क्या HR का पॉलिसी होता है। सर्विस रूल के बारे में बताएगा, क्या सर्विस रूल होता है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना सर्विस रूल होता है जिसको हर एम्प्लॉय को फॉलो करना ही होता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ आपको बताएगा। तो वहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। 15 दिन तो ये सब चलता है। 15 दिन कंप्लीट होने के बाद आपका एक असेसमेंट होता है कि 15 दिन में आपने क्या सीखा, जिससे का मतलब असेसमेंट का ये मतलब नहीं कि आप वहाँ पे फेल हो जाइए क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक असेसमेंट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, आपने क्या सीखा तो आप मार्क करके दे दीजिए। उसके बाद फिर HR जो है एक लेटर इशू करता है, उसमें आपका सारे कैंडिडेट का, सब जो एक बैच में 50 कैंडिडेट है, 50 कैंडिडेट का उसका नेम, उसका रोल नंबर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आता है। उस प्लेस ऑफ पोस्टिंग में लिखा रहता है कहाँ पे आपका पोस्टिंग हुआ। तो जहाँ पे भी पोस्टिंग होता है फिर टाइम देता है आपको 2-3 दिन का कि आप वहीं से आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पे भी है, जिस भी सब स्टेशन में है, जिस भी ऑफिस में है पावर ग्रिड के ऑफिस में, आप वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करो। उसके बाद वहाँ आप जाएंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन करवाएगा। फिर आपको जो भी किसी को अगर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन मिला है तो सब स्टेशन पोस्टिंग मिल जाएगी। फिर वहाँ आप 1 साल तक ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 1 साल तक ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे। करने के बाद फिर जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आपका अप्रेजल जाएगा, मतलब 1 साल में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो आपका जो अप्रेजल होता है वो भेजता है आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं तो वो आपको भेजता है। 100 नंबर का होता है। अब 100 में कम से कम 80 प्लस तो होना चाहिए। तो लगभग सबको 80 प्लस मिलता ही है, ठीक है। तो वो रिपोर्टिंग जाता है। फिर उसके बाद जैसे 1 साल कंप्लीट होने वाला रहेगा, फिर पावर ग्रिड बुलाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। एक फॉर्मल इंटरव्यू, एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे पावर ग्रिड के सारे हेड रहते हैं, तो आपसे इंटरव्यू करता है, सारे चीज़ पूछते हैं कि आपको 1 साल में क्या अनुभव रहा, क्या क्या सीखे। तो आपको सारा चीज़ जो चीज़ आप जानते हैं ऑनेस्टी के साथ सारा चीज़ बताना पड़ता है। उसके बाद फिर वहाँ से आपका उस दिन से, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपका आप JE बन जाते हो, JE इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपका प्रमोशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से 1 साल का प्रमोशन रहता है। उसके बाद जो सैलरी है, जो बेसिक पे अभी जैसे है उसके अनुसार आपको बेसिक पे जो भी एडिशनल फैसिलिटी है मिलने लगेगा। ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। ट्रेनिंग मेडिकल फैसिलिटी या प्लस जो अब सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उसके अनुसार आपको सैलरी उलरी मिलेगा। तो ये सब वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका रिटेन से लेके ज्वाइनिंग तक का, अब प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक का कैसे कैसे जर्नी रहेगा, इस तरह से रहेगा। उसके बाद अब जैसे सैलरी और पर की बात करूं तो आपको पता है कि पहले पावर ग्रिड एक कंसोलिडेटेड पे देता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, लेकिन अब क्या कर दिया, आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। तो अच्छा खासा सैलरी मतलब अब बेसिक पे 24,000 है अभी ट्रेनिंग पीरियड में, 24,000 प्लस DA अभी 50% चल रहा, 50% DA मिलेगा। अभी जो पर्क मिलेगा 12% मिलेगा। फिर HRA अगर वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड अगर इंकोमेंडेशन पावर ग्रिड देगा तो फिर HRA नहीं मिलेगा, अगर नहीं देगा तो फिर मिल जाएगा।
तो डिपेंड करता है कि जहाँ भी आपका पोस्टिंग होता है, जिस भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में, वहाँ पे क्या एम्प्लॉय के रहने के लिए वहाँ पे एकोमोडेशन की व्यवस्था रहेगी, तो फिर वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाता है और वहाँ पे सारे फैसिलिटी रहता है। इससे मतलब मैंने पुराने वीडियो में भी डाला हुआ हूँ, मेरे इस चैनल पे ही मिल जाएगा, आप देखेंगे, उसमें पूरा डिस्कस किया हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ मेडिकल फैसिलिटी, तो पावर ग्रिड में बहुत अच्छा है। मतलब मेडिकल में सेल्फ खुद का मेडिकल कवर होगा आपका, कभी भी कुछ हो जाता है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर ग्रिड का है। कभी भी कहीं भी इलाज करा सकते हो, सारा रिम्बर्समेंट हो जाता है। यहाँ तक कि आप दवाई भी खरीदेंगे ना, कभी बुखार लग गई तो जाके खुद आपको पता है दवाई क्या क्या खानी है, आप जाके दवाई ले लो, उसका आप बिल ले लो, क्लेम कर लो, सब आ जाता है। उसके बाद आपके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं, जैसे मम्मी पापा अगर वर्किंग में नहीं है तो वो भी कवर हो जाते हैं। तो ये सब मेडिकल फैसिलिटी में बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी के अलावा आपको लैपटॉप का भी मिल जाता है साल में। मतलब हर 3 साल में लैपटॉप खरीदने के लिए लगभग 82,000 प्लस GST के आसपास मिलेगा। एज पर जो न्यू पॉलिसी आया पावर ग्रिड में 82,500 रुपया प्लस उस पर GST, उसका आप लैपटॉप ले सकते हो, जो कि 3 साल के लिए रहता है। 3 साल बाद आप फिर से लैपटॉप ले सकते हो, लेकिन आपको बायबैक करना पड़ेगा। जैसे मैंने लैपटॉप ले लिया, 3 साल चलाया, अब मैं फिर दूसरा लैपटॉप लेना चाहता हूँ तो आपको मिलेगा, लेकिन जो पुराना लैपटॉप है उसको बायबैक करना पड़ेगा। बायबैक मतलब होता है कि 3 साल यूज़ करने के बाद वो लैपटॉप मैं खुद रख लूँ। नहीं तो क्या होगा, पावर ग्रिड नया लैपटॉप देगा तो आपको पुराना जमा करना पड़ेगा। तो पुराना जमा करने से फ़ायदा अच्छा है कि तो आप ले लो, तो उसका सिर्फ 2% लगता है। सपोज करो आपने 50,000 में खरीदा लैपटॉप, 3 साल बाद 1,000 यानी उसका 2% 1,000 रुपया पावर ग्रिड को दे के आप लैपटॉप अपने पास रख लो। ठीक है। उसके बाद मोबाइल के लिए आपको मिलता है, सुपरवाइज़र को मोबाइल के लिए मिलता है लगभग 16,000 रुपये प्लस GST, और जो टेक्नीशियन होता है, ठीक है, उसको मिलता है 14,000। इस तरह से आपको मोबाइल फ़ोन का मिलता है, जो कि 2 साल के लिए होता है। और मोबाइल फ़ोन में कोई बायबैक नहीं होता, आप 2 साल बाद फिर से ले सकते हैं। उसके बाद आपको हर साल जो है कपड़े खरीदने के लिए मिलता है, ठीक है, 56,000 रुपये मिलता है पर ईयर, हर साल मिलता है। उसमें ऐसा नहीं कि 56,000 का आपको कपड़ा खरीदना है, और डिक्लेरेशन बेसिस है, आप डिक्लेरेशन करके दे दो, खरीद लो, आप खरीदो ना खरीदो उससे कोई मतलब नहीं पावर ग्रिड का। ठीक है, आप कहीं और यूज़ कर लो तो मिलता है। उसके बाद PRP मिलता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो ये सब का एक कम्युनिटी वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा उसका एक एक चीज़ करके बताएंगे कि साल में कितना पैकेज कैसे क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, और क्योंकि अभी इस YouTube पे आपको पावर ग्रिड से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैं इस पे डिस्कशन करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है कि मेरा भी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूँ। आपको भी पता है वर्किंग में रहने के बाद कैसे टाइम निकालते, जो भी मेरे पास टाइम मिलता है तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ, आप लोग के बीच आ जाता हूँ, शेयर कर देता हूँ जो भी है। और अपने ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अपना स्ट्रगल के बारे में बताऊँगा, मैं कैसे स्ट्रगल करके जहाँ भी हूँ कैसे पहुँचा हूँ, और मेरा अभी तक का जो एकेडमिक करियर है कैसा रहा है वो सब भी बताएंगे। तो इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।